Welcome students, class 11th chemistry. Today we are going to study the structure of atom, chapter 2, and topic of today is dual character of matter, quantum mechanical model of atom, quantum numbers, and filling of electrons in the orbitals. Development of quantum mechanical model of atom. Why the quantum mechanical model of atom was given और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ इसको हम स्टडी करेंगे। तो बोर्स मॉडल की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी जिनको की कंप्लीट करने के लिए, जिनको की करेक्ट करने के लिए दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आए और ये थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स new branch of science developed and that is known as quantum mechanics or wave mechanics, and new model जो उसको दिया गया, मॉडल ऑफ एटम्स दिया गया, उसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक्चुअली बोर्स मॉडल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर था, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर है। तो इन चीजों को समझने से पहले हमें समझना होगा ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। जिस तरह से रेडिएशंस के ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं, रेडिएशंस वेव की तरह भी बिहेव करती हैं, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती हैं, इसी तरीके से हर एक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो या बिग पार्टिकल्स हो, जब वो मीडियम में चलते हैं तो वो एक वेव बनाते हुए चलते हैं, उसका नाम है मैटर वेव। क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो उसके अंदर है ही, साथ ही साथ उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से उसके अंदर ड्यूअल कैरेक्टर है और यही है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द मैटर। वेव नेट बिहेवियर ऑफ द मैटर, डी ब्रॉगली इक्वेशन इट वाज गिवन। ये क्यों दी गई थी, किसके लिए दी थी, इसका क्या फायदा था? ये मैटर की वेव के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी उसका उसके पार्टिकल के मोमेंटम से क्या रिलेशन है इसको बताती है। इस तरीके से ये रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी वेलोसिटी। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी मदद से हम किसी भी मैटर के साथ जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। डेरिवेशन करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर को। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली ई जो है वो एच न्यू पर डिपेंड करता है, जबकि आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो भी पार्टिकल नेचर बताती है उसके अकॉर्डिंगली ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और दोनों को बराबर करने पर इक्वेशन बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी और एच अपॉन P. P is the momentum of the particle. तो इस तरीके से डी ब्रोगली इक्वेशन को डेराइव किया गया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है डेली लाइफ में? एक्चुअली डी ब्रोगली इक्वेशन केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही सिग्निफिकेंट है। जो वेवलेंथ उन मैटर्स की, उन पार्टिकल्स की वेव के साथ एसोसिएटेड होंगी, केवल वही मेजर की जा सकती है। लेकिन डेली लाइफ में हम बिग ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं और उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होगी कि उसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी डिवाइस से मेजर नहीं कर सकते। सो डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई तो की जा सकती है, वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकली निकाली नहीं जा सकती, मेजर नहीं की जा सकती। वेरिफिकेशन फॉर वेव कैरेक्टर, मैटर्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड हैं उनका वेव कैरेक्टर कंफर्म कैसे होगा? सो दैट वाज गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर, और उन्होंने पाया कि व्हेन बीम ऑफ लाइट जनरेटेड बाय टंगस्टन फिलामेंट एंड एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन स्ट्राइक ऑन द निकल क्रिस्टल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न एज द एक्स रेज। जब टंगस्टन फिलामेंट से निकलने वाली जो लाइट की बीम है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक्सलरेट करने के बाद निकल क्रिस्टल से टकराया गया तो उससे सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलते हैं जैसे कि एक्स रेज से मिलते हैं। और हम जानते हैं कि एक्स रेज वेव्स हैं। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं, जो लाइट है या टंगस्टन फिलामेंट से निकलने वाला जो मैटर है उसके अंदर प्रेजेंट है, उनकी वेव्स के अंदर भी कैसी कौन सा नेचर है, वेव करेक्टर है। वेरिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल लाइक करेक्टर, इसको देखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम को जब जिंक सल्फाइड प्लेट पर टकराया गया, बम्बार्डमेंट की गई, तो एक फ्लैश ऑफ लाइट मिलता है जिसको हम सिंटिलेशन कहते हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉन एक सिंटिलेशन प्रोड्यूस करता है। सिंटिलेशन मतलब जैसे आप टीवी, पुराना टीवी हुआ करते थे, उसमें जैसे हम टीवी को ऑफ करते थे तो वहां एक स्पॉट सा बन जाता था एक ही पॉइंट पर। तो इसी टाइप का पॉइंट जिंक सल्फाइड प्लेट पर मिलता है और ये हमें तभी मिल सकता है जब ये सेंट्रलाइज्ड है। और सेंट्रलाइज होना पार्टिकल की क्वालिटी है, ना कि वेव की। वेव हमेशा फैलती है, किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, इसलिए इंडिकेट करता है कि पार्टिकल्स के वेव्स के अंदर पार्टिकल लाइक करेक्टर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल जो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन, what will be the wavelength of the ball of mass 0.1 kg moving with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या दिया गया है, 0.1 kg बॉल का मास है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h आपको मालूम है 6.6 10⁻34, m is the 0.1 kg, v is the 10 मीटर पर सेकेंड। So we can place these values, so answer can be obtained. Second example will be find out the mass of photon with a wavelength 3.6 angstrom। तो सबसे पहले हमें angstrom को मीटर में चेंज करना होगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻10 से। तो 3.6 angstrom is equal to 3.6 10⁻10 मीटर। वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इन दोनों वैल्यूज को हम जब प्लेस करेंगे तो इस तरीके से मास ऑफ पार्टिकल m निकाला जा सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट फार्मूला है और उसी में वैल्यूज को आपको प्लेस करना है। सेकेंड लॉ वाज गिवन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग was scientist in 1927, he gave the concept। और इसके अकॉर्डिंगली किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्टली मालूम नहीं किया सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। इनमें से अगर एक प्रॉपर्टी हम एग्जैक्टली सर्टेनिटी के साथ नोट कर लेते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, चेंज हो जाएगी, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। और मैथमेटिकल ये भी बताया गया कि डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ये या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी h/4π से, जिसमें कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। अनसर्टेनिटी का मतलब कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना पॉइंट डिफरेंट हो सकती है। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी एप्लीकेशन तो है, वी कैन अप्लाई इन डेली लाइफ, बट इट इज नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंस, क्योंकि सिग्निफिकेंस तब है जब हम इसकी वैल्यूज को मेजर कर सकें। और डेली लाइफ में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं जिनकी मोमेंटम और उनकी वेलोसिटी एंड पोजीशन हम एग्जैक्टली किसी भी टाइम पर साथ साथ मालूम कर सकते हैं। सो इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। ये एक्सप्लेन कर रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि जब भी कोई चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो लाइट उस आर्टिकल पर, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और स्कैटर होके, रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में पड़ती है, तो हमें वो चीज दिखाई देती है, वी कैन सी दैट पार्टिकल। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को जब हमें चेक करना है तो बीम ऑफ लाइट उस पर अगर डाली जाएगी तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता सकती है। बट ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि हम अगर लोएस्ट वेवलेंथ लाइट को यूज करेंगे तो पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एग्जैक्टली हम नोट कर सकते हैं।
और जब लो वेवलेंथ की लाइट, जो कि एक्चुअल में हाई फ्रिक्वेंसी की होगी, जो हाई एनर्जी की होगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम पोजीशन तो मालूम कर चुके, लेकिन उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। अब स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि रेडिएशंस हैं एंड मैटर वेव्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनका एक अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी रेक्टेंगल रहता है, 90 एंगल पर रहता है। मैटर वेव्स में इस तरह का कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में चल सकती हैं, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, जबकि मैटर वेव्स को मीडियम चाहिए, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सोर्स को लीव कर देती हैं, छोड़ देती हैं जहां से वो चली हैं और आगे बढ़ जाती हैं। जैसे कि सनलाइट से आने वाली जो रेज हैं अर्थ तक पहुंच रही हैं वैक्यूम से होते हुए, लेकिन जो मैटर वेव्स हैं वो सोर्स के साथ साथ चलती हैं। जैसे सोर्स चलेगा, मैटर चलेगा, पार्टिकल चलेगा, वैसे वैसे वेव साथ साथ चलती जाएंगी। तो ये इस तरह से सोर्स को लीव नहीं करती। दीज ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती हैं, जबकि मैटर वेव्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, लाइट के कंपैरिजन में अलग वेलोसिटी से चलती हैं। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम निकाल सकते हैं फार्मूले से, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, जबकि वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स मींस मैटर वेव्स आर गिवन बाय द डी ब्रोगली इक्वेशन। वन मोर एग्जांपल, a golf ball has mass of 40 gram and has speed 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy 2%, calculate uncertainty in the position. सबसे पहले हमें मास को केजी में चेंज करना होगा। तो मास इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg and uncertainty in the velocity is 2% of 45, that is equal to 45 into 2 by 100 is equal to 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास m है, डेल्टा v है, यू कैन फाइंड आउट द डेल्टा x बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फार्मूला। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इन दो थ्योरीज के बाद इनके बेस पर एटम के लिए एक नया मॉडल दिया गया जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे पहले क्यों किस तरीके से ये मॉडल सामने आया। बोर्स का जो मॉडल था वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे डिपेंड था और इसने जो है इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल माना और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स है, जिस पाथ पे घूमता है वो पाथ फिक्स है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन और वेलोसिटी पार्टिकल्स की फिक्स नहीं है, कैन नॉट बी मेजर्ड, हम पता ही नहीं कर सकते वो एग्जैक्ट कहां पर है। दूसरी तरफ डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं और कभी तो न्यूक्लियस के पास होते हैं तो कभी दूर होते हैं। और इसका बिल्कुल एग्जांपल सिमिलर है हनी बीज का। हनी बीज व्हेन फ्लाई अवे फ्रॉम इट्स देयर हाइव, तो कभी वो पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। लेकिन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, मीन्स हाइव से दूर जाने वाली और हाइव की तरफ आने वाली जो हनी बीज हैं वो एक ऐसे सेंटर की तरफ कॉमन आती हैं, तो वहां पर उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव की फॉर्म में चल रहा है, कभी वो न्यूक्लियस के पास है तो कभी दूर है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वो मैक्सिमम टाइम रुकता है, न्यूक्लियस से दूर जाते हुए, न्यूक्लियस से पास आते हुए, और उस पॉइंट का नाम दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी ऑर्बिट में नहीं, फिक्स ऑर्बिट में नहीं, बल्कि एक रीजन में घूम रहे हैं जहां उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और यहां ही कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप की गई थी 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर द्वारा। दो साइंटिस्ट हैं ये। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसमें H psi इक्वल टू
ई साई, साई का मतलब है वेव फंक्शन, और एक एच इज एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसका नाम हैमिल्टोनियन कांस्टेंट दिया गया। इसके बेस पर उन्होंने डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले और उनको अप्लाई किया आगे की डिस्कवरीज के लिए, आगे के मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए। इक्वेशन को सोल्व करने पर वेव फंक्शंस की वैल्यू निकाली गई। वेव फंक्शन को बताया गया है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, जो इलेक्ट्रॉन वेव जिस वेव की फॉर्म में चल रहा है उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। तो ओनली साई और वेव फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दोनों तरफ की जो डायरेक्शंस हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों को लेना जरूरी है। तो इस तरीके से साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन देता है किसी पॉइंट के चारों तरफ, और जब यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो एक पूरा रीजन बन जाता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। इसी रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल वो रीजन है स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से श्रोडिंगर के इक्वेशंस के बेस पर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता किया गया, उनके साइज, शेप, ओरिएंटेशन के बारे में मालूम किया गया, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया कि कुछ ऑर्बिटल्स का साइज छोटा होता है तो कुछ का बड़ा होता है। जितना ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे, और साइज बड़ा तो न्यूक्लियस से दूर होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझाने के लिए, पहचान कराने के लिए टर्म्स दी गई क्वांटम नंबर्स, और हर एक ऑर्बिटल को 3 मेन क्वांटम नंबर्स के द्वारा लेबल किया गया, m, l एंड m। अब क्या है ये l, m, इसको हम स्टडी करेंगे। क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, एंड दीज आर सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। जैसे मैथ्स में 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं इंटीजर नंबर्स, उनके थ्रू हम बताते हैं साइज, शेप और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन। कौन कौन सी 4 क्वांटम नंबर है? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें ऑर्बिट के बारे में बताती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। नंबर 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। अगर हमें ऑर्बिट के बारे में मालूम है तो ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है, यानी कि ऑर्बिट का साइज बताता है, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए इस क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी मालूम हो सकती है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और इनके नाम दिए जाएंगे k, l, m, n स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास वाली k जितना दूर होते जाएंगे k, l, m, n बनती जाएंगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताती है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन किस शेप में घूम सकता है, एक्स, वाई, जेड की डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, उन सब के बारे में बताता है, जिनको हम कहते हैं सब ऑर्बिट्स। और हमें जब सब ऑर्बिट्स मालूम है तो ये हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताती है। दिस क्वांटम नंबर इज इंडिकेट डिपेंड्स अपॉन n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पर ही हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को पता कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हो सकती है, अगर हमारे पास n दिया हुआ है तो l की वैल्यूज होंगी 0 से n-1 तक। जैसे अगर n 1 है तो l केवल 0 होगा, उसमें केवल s सब ऑर्बिट होगी, और n 2 होगा तो l 0, 1 होंगे, जिसमें कि s एंड p सब ऑर्बिट्स हैं। n इक्वल टू 3 के लिए 3 वैल्यूज हैं, s, p एंड d सब ऑर्बिट्स, और n इक्वल टू 4 के लिए 4 हैं पोजीशन, जिनका नाम है s, p, d एंड f सब ऑर्बिट्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3D ओरिएंटेशन बताता है हर एक ऑर्बिटल में, मीन्स किसी भी 3 डायमेंशनल शेप्स में इलेक्ट्रॉन ऑल 3 जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं सभी में घूमता रहता है नॉर्मली, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो वो उनमें से किसी एक को प्रीफर करता है, और वही बन जाता है उसका स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, और उस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये क्वांटम नंबर किसी भी
ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को बताता है। इसकी वैल्यू L पर डिपेंड करती है और दी हुई L वैल्यूज के लिए M की वैल्यूज हो सकती है -1 से लेकर 0 तक एंड देन +1 तक। जैसे L इक्वल टू 0 तो M केवल 1 होगा, अगर L 1 है तो M होगा केवल 1 0 -1। दूसरी तरफ अगर हम L2 लेते हैं तो 5 ओरिएंटेशन होंगे, +2 +1 +0 -1 -2, यानी कि माइनस से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 0 +1 +2 और फॉर L इक्वल टू 3 M होंगी -1 -2 -3 0 +1 +2 एंड +3। तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे जब L की वैल्यू 3 होगी, यानी कि F सब ऑर्बिट होगी, या F ऑर्बिटल्स टोटल 7 टाइप के हो सकते हैं। 3 क्वांटम नंबर्स ने केवल ये जो बताई गई ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए। तो 1925 में जॉर्ज उलेनबर्ग एंड सैमुअल गॉडस्मिथ ने प्रपोज किया 4th क्वांटम नंबर, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इससे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में हो सकते हैं 2 × 2l+1। अगर हमें ये फार्मूला याद रहे तो हम किसी भी सब ऑर्बिट में सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं 2 × 2l+1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में हो सकते हैं 2n²। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 तरीके से रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज घूमता था तो सेकंड वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरह से वो टोटल स्पिन को न्यूट्रल बनाए रखते हैं। इस तरह से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की 2 ही पॉसिबल हो सकती है वैल्यूज, +1 या -1, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं हो सकते जिनकी स्पिन अपोजिट होगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 2 ऑर्बिटल्स की सेम स्पिन नहीं हो सकती। तो इस तरह से कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। क्वांटम नंबर के बेस पे काफी क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। तो हमें क्या करना है कि n3 के लिए कितने पॉसिबल l हैं और हर एक l के लिए कितने m हैं, उन सबको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो n = 3 के लिए हमारे पास l की वैल्यूज होंगी 0 1 2। अब 3 नंबर का 0 मीन्स 3s, 3 के साथ l1 तो 3p, n के साथ 3 है वो तो उसके साथ में l की वैल्यू 2 होगी तो d होगा। तो हम यहाँ पर 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स होंगे। 3s में 1 ऑर्बिटल होता है इसलिए पॉसिबिलिटी होगी m की वैल्यू 1 होगी। 3p के 2 वैल्यूज हैं, 3d के लिए 5 वैल्यूज हैं। इस तरह से टोटल होंगे ऑर्बिटल 9 और टोटल ऑर्बिटल्स कितना होगा 7, d के लिए 5 3 एंड 1 यानी कि 9। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर 16। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने 18, सॉरी 9 × 2 18। प्रॉब्लम नेक्स्ट है यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। इसी ऑर्बिटल के जब n 2 है और l 1 है तो इसका नाम क्या होगा। n 2 का मतलब सेकेंड नंबर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है। l = 1 मीन्स p में है तो नाम हो जाएगा 2p। जब n 4 है l 0 है तो नाम होगा 4s। n 5 l 3 तो होगा 5f। n 3 l 2 तो ऑर्बिटल होगा 3d। इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ सामने देखा है जो भी वैल्यू n की होगी वो 1 2 3 4 पॉसिबल है। l की वैल्यू 0 लेकर n-1 तक होती है। m की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है 0 से होते हुए। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका नंबर होता है +12 एंड -12 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। क्वांटम नंबर्स को हम यहाँ पर ब्रीफ में देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम का सिंबल n है,
वैल्यूज 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं। ऑर्बिटल की साइज उसकी एनर्जी को बताती हैं, जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वैल्यू 0 1 2 हो जाती है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को बताती हैं ये। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटिव ओरिएंटेशन बताती हैं ऑर्बिटल्स का, और इनकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक है। इस तरह से हम इनको ब्रीफ में स्टडी कर सकते हैं। अब आता है एंगुलर मोमेंटम यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसकी जो वैल्यू जब 0 1 2 3 4 है तो उनके नाम क्या है। 0 के लिए एस है, एस का मतलब शार्प, एल की वैल्यू 1 है तो उसका नाम है पी, पी का मतलब प्रिंसिपल। 2 के लिए डी डिफ्यूज्ड, 3 के लिए एफ फंडामेंटल, और 4th नंबर के लिए जी। तो हम इनको स्टडी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। किसी भी वैल्यू के लिए हम इस तरीके से चारों क्वांटम नंबर्स को निकाल सकते हैं। जैसे n = 4 दिया गया है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी और 3 भी होगी। उसके लिए 4th नहीं होगी। अब हम लेंगे उसकी वैल्यूज सब शेल्स के लिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 4 के लिए 4s 4p 4d 4f। इनके लिए पॉसिबल एम्स जो होंगे इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल होगा 1, सेकंड ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होंगे 4, थर्ड ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होंगे 9 और 4th ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होंगे 16, यानी कि n का स्क्वायर। n स्क्वायर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर से हम ऑर्बिटल्स की टोटल संख्या निकाल सकते हैं। फार्मूला इज n स्क्वायर। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हम साई स्क्वायर को रेडियस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमें 1s और 2s के लिए ये ग्राफ मिलते हैं, और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे यानी कि रेडियस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम होती जाएगी। अब 1s से 2s के लिए भी जब हम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे तो पहले इंक्रीज इन डेंसिटी होगी, उसके बाद फिर वो डिक्रीज होगी, और जैसे ही 2s का रीजन आएगा फिर से प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है उसको हम कहते हैं नोड्स, और नोड्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला n-1 से। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर 1 s ऑर्बिटल्स, ये इनका बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। s ऑर्बिटल्स के लिए l 0 होता है, m 0 होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन एक ही होगा, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से हमेशा बराबर रहेगा, एंड ये तभी पॉसिबल है इफ s ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप। 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स सभी स्फेरिकल होंगे, बट देयर साइज इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे हम 1s 2s 3s की तरफ चलेंगे। इन दोनों के बीच में एक रीजन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होगी, तो उसको हम कहेंगे नोड। शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स के लिए l = 1 होता है, m -1 0 +1 होता है। इट मीन्स टोटल 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं जो कि x y z एक्सिस पर होंगे। इनके नाम दिए जाएंगे px py pz, p ऑर्बिटल x एक्सिस पर, py पर और pz पर। अब इनके जो शेप है वो है डम्बल शेप। 2 लॉब्स हैं जो कि एक पॉइंट पर जुड़ी हुई है। बोथ लॉब्स में, दोनों लॉब्स में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और मैक्सिमम है, लेकिन जिस पॉइंट पर ये दोनों नोड्स मिलती हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है और उसको कहेंगे हम नोड, जो कि दोनों लॉब्स को जिस पॉइंट पर ये दोनों जुड़ती हैं, दैट इज नोड। d ऑर्बिटल्स कैन आल्सो बी गिवन बाय द फार्मूला, क्योंकि d ऑर्बिटल्स के लिए l होता है 2, तो m की वैल्यू है -2 -1 0 +1 +2। 5 ओरिएंटेशंस हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। इनके नाम है dxy dyz dzx dx² y² और dz²। इनको हम लर्न कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं।
अब आता है रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे? तो दीज आर गवर्न बाय 3 लॉ। 3 लॉ है जो कि कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स में कैसे होगी। फर्स्ट रूल है ऑफ-बाउ रूल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ का मीनिंग साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग है बिल्डिंग अप, कि किस तरीके से बिल्डिंग अप होता है ऑर्बिटल्स की, उसकी एनर्जी कैसे बढ़ती जाती है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स में फिल होते हैं। सो एज पर दिस लॉ, electrons in the orbitals are filled in the increasing order of energy, starting with lowest energy orbital। सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से स्टार्ट होके और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती जाएगी। सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, उसके बाद हायर एनर्जी वाले में, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाएगी। जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फुल नहीं होगा तब तक नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल स्टार्ट नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकते। किस बेस पर एनर्जी को डिसाइड किया गया है? उसके लिए दिया गया है n+l रूल, जिसके 2 पॉइंट्स हैं। इफ n+l वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो सम है वो कम आता है, लोअर है, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, फिल होंगे। जैसे एग्जांपल है, क्वेश्चन ये आपको पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स इन 4s आर फिल्ड अर्लियर देन 3d, क्यों? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4s के लिए n+l वैल्यू है 4 + 0 टोटल 4, और 3d के लिए n+l 3 + 2 5। 4s की n+l वैल्यू लेस है, इसलिए उनकी एनर्जी भी लेस है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जल्दी होगी, पहले होगी। सेकेंड लॉ है कि if 2 ऑर्बिटल्स हैं सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर 2 ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम है, दोनों का सम, तो जिस ऑर्बिटल में n स्मॉलर होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसमें n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ कंपेरिजन कर सकते हैं 3s के बाद 2p। 3s और 2p में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेंगे? पहले 2p में, p होते हुए भी 2p में एंटर करेंगे, क्योंकि 2p के लिए n+l सेम है एज 3s, बट 2p में n = 2, वो लोअर है, उसमें एनर्जी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी। ये ऑर्डर है, ये सिस्टम है, किस तरह से हम ऑर्बिटल्स को याद कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। 1s फिर 2s फिर 2p से 3s फिर 3p से 4s फिर 3d से 5s तक, जैसे जैसे एरो के निशान दिखाए गए वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे और ऑर्बिटल्स का एक ऑर्डर हमें मिल जाएगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है ये? कि इस रोल के अकॉर्डिंगली किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर एक सी नहीं हो सकती। इफ 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम, फोर्थ विल बी डिफरेंट। इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हैं, बट उनकी स्पिन जरूर अलग होंगी। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी स्पिन 2 ही पॉसिबल है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आता है हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अकॉर्डिंगली अगर सेम सबऑर्बिट में कितने भी ऑर्बिटल्स हों, सबकी एनर्जी सेम मानी जाती है, उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इस रूल के अकॉर्डिंगली किसी भी सब शेल के सभी ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होंगे एंड देन दीज गेट पेयर, उसके बाद ही इनमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसलिए p ऑर्बिटल्स में पेयरिंग स्टार्ट होगी जब उसमें 4th इलेक्ट्रॉन आएगा। 4th इलेक्ट्रॉन होने पर ही पेयरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 में नहीं होगी। ऐसे d ऑर्बिटल्स में पहले सारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स में जाएंगे, उसके बाद जब 6th इलेक्ट्रॉन भी है तो वो किसी एक ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड होंगे हर ऑर्बिटल में, अगर और इलेक्ट्रॉन है तो वो डबल हो जाएंगे, पेयर बना लेंगे। ये है हर्ट्ज रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन 3 रूल्स के बेस पर हमें मालूम हो गया किस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कितनी होगी, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं,
ये सब इनसे मालूम चल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से अरेंज करके हम उसको रिप्रेजेंट करें सिंबॉलिकली, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे दिया गया है उसका एक सिस्टम है N L E, मीन्स सबसे पहले हम ऑर्बिट को बताएंगे, उसकी कौन सी सब ऑर्बिट है या ऑर्बिटल्स हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसको हम कहेंगे 1s1, फर्स्ट नंबर की s में एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s में एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। हमें ऑफ-बाउंड रूल याद रखना पड़ेगा, उसके ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराते जाएंगे। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर तो 1s2 2s2, अब नंबर आएगा 2p का, तो 2p में हम 6 तक इलेक्ट्रॉन एंटर करा सकते हैं। इस तरह नियोन में 2p6 कंप्लीट हो जाएगा। इन केस ऑफ सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब स्टार्ट होगा 3s1। तो हम इन कॉन्फ़िगरेशन को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ये सिंपल एलिमेंट्स है 1 to 18। अब आता है फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स, जो कि पोटेशियम से स्टार्ट होके कॉपर जिंक तक हैं। इनकी एंट्री कैसे होगी? पोटेशियम तक सबसे पहले हमने ऑर्गन देखा, ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन 3p6 हो चुके हैं, पोटेशियम में नंबर आएगा 4s का। सो ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को बता के उसके बाद हम 4s1 लिखेंगे। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर, उसमें होंगे ऑर्गन के कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद 4s2। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉन 1 by 1 3d में एंटर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d1 3d2 3d3। लेकिन क्रोमियम एक अलग केस है, वो क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24, उसके अकॉर्डिंगली 4s2 होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए, लेकिन हाफ फिल ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सो 1 इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4s to 3d। 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है और कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है Ar4s1 3d5। कॉपर भी सेम केस है, कॉपर इज हैविंग एटॉमिक नंबर 29, so configuration must be in the end 4s2 3d9, but 3d10 is more stable, so 1 electron from 4s jump to 3d, तो हम लिखेंगे उसकी राइट साइड वाली कॉन्फ़िगरेशन Ar4s1 3d10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमियम एंड कॉपर, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग की एबनॉर्मलिटी आती है, जो कि स्टेबिलिटी के कारण है, इसके लिए हम उसी कॉन्फ़िगरेशन को नोट करेंगे, ना कि 4s2 3d9। क्यों करते हैं कंप्लीटली हाफ फिल ऑर्बिटल्स, या क्या कंप्लीटली फुलफिल क्यों स्टेबल ज्यादा है? उसका एक तो कारण है सिमिट्री। सिमिट्री मीन्स जब सभी ऑर्बिटल्स एक से होंगे, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाफ फिल्ड होंगे यानी सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फुलफिल्ड होंगे यानी सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें सिमिट्री आ जाती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सिमेट्रिकल होता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है, इस तरह से ऑर्बिटल्स में भी ऐसी कंडीशन में सिमेट्री ज्यादा होगी, क्योंकि वहां शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग कम होगी। सेकंड पॉइंट आता है एक्सचेंज एनर्जी। सेम सबऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, एक ऑर्बिटल से दूसरे में, दूसरे से फर्स्ट में, और जब ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो जब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली हाफ फिल्ड हैं या कंप्लीटली फुल फिल्ड हैं, ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है और एनर्जी मिनिमम हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड और ट्राई टू कंप्लीटली हाफ फिल्ड, और ऐसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में जंप कर जाते हैं। सो ये आज के लिए था, इस तरीके से हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज और इंफॉर्मेशन
समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।